Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's quick revision series we will talk about Buddhism. Important topic है, क्वेश्चन आने के चांसेस इस टॉपिक से ज्यादा होते हैं. Let's start. बुद्धिज्म सेम जिस टाइम पर जैनिज्म एमर्ज हुआ उसी टाइम पर बुद्धिज्म भी एमर्ज होना स्टार्ट हुआ और इसी टाइम पीरियड पर हमारी एंशियंट हिस्ट्री के अंदर काफी मेजर चेंजेस आए. सबसे मेजर चेंजेस यही था कि वैदिक एज एंड हो चुकी थी और लोग अब सेटल लाइफ की तरफ मूव कर चुके थे. पहले जहां वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, अब उन्होंने सेटल लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया था. उसका सबसे मेजर रीजन था कि अब एग्रीकल्चर जो था वो काफी पीक पर था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुका था, इसलिए लोगों के लिए सेटल लाइफ जीना भी इजी हो चुका था. अगर बुद्धिज्म के ओरिजिन की बात करें कि क्यों बुद्धिज्म का ओरिजिन हुआ, तो उसके वो सेम ही रीजंस हैं जो रीजन हमने जैनिज्म के अंदर कवर किए थे. बिकॉज लोग जो थे वर्ना सिस्टम से काफी प्रॉब्लम थी, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा तो जो वैश्य क्लास थी उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी और वैश्य क्लास की इंपॉर्टेंस बढ़ने के बाद भी उनको काफी इंफीरियर समझा जाता था ब्राह्मण्स के सामने. वो चीज उनको पसंद नहीं आ रही थी. साथ में जो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी वो भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी और उनको भी अपनी वैल्यू चाहिए थी, एक इम्पोर्टेंस चाहिए थी, इक्वेलिटी चाहिए थी. जो शूद्र क्लास थी वो तो बहुत ज्यादा सफर कर ही रही थी ब्राह्मण्स के अंदर, ब्राह्मणिज्म के अंदर. इसीलिए उनको भी कोई ऐसी रिलीजन चाहिए था जहां उनको इक्वेलिटी मिले. और सेम ही कंडीशन किनकी थी, वुमेन्स की सेम कंडीशन थी कि वुमेन को भी ब्राह्मणिज्म के अंदर कोई भी राइट नहीं मिलते थे. और वहीं जो बाकी रिलीजन ओरिजिन हुए उस टाइम पर जैनिज्म, बुद्धिज्म, वहां पर वुमेन को भी मेन के इक्वल समझा जाता था. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे उस टाइम पीरियड के जिनकी वजह से बुद्धिज्म का और जैनिज्म का ओरिजिन हुआ. अब बुद्धिज्म के बारे जैनिज्म के बारे में हमने देख लिया था. अब देखते हैं बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे. बुद्धिज्म के फाउंडर थे गौतम बुद्धा. इनको शाक्यमुनि भी कहा जाता था, यह हमें याद रखना है. ये भी वर्धमान महावीरा की तरह क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे. इनकी अगर बर्थ की, बॉर्न की बात करें तो वो इनका लंबिनी में हुआ. लंबिनी आज के टाइम पर नेपाल के अंदर है. कब हुआ? 567 BC के अराउंड हुआ. इनके जो फादर थे शुद्धोधना, वो क्या थे, शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे. और जो मदर थी माया देवी, वो कोशाला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. तो हम मान सकते हैं कि बुद्धा जो थे वो भी काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, बट फिर भी उन्होंने इस रास्ते को चुना. और ऐसी स्टोरीज में बोला भी जाता है कि जैसे हमारे ऐसा होता है कि कोई भी नए नए बच्चे का जन्म होता है तो हम क्या करते हैं कि उसकी जो कुंडली बनवाते हैं और पुरोहित से, पंडितों से उसके बारे में पूछते हैं इसका फ्यूचर कैसा होगा. वैसे ही जब बुद्धा के पिता ने उनके बारे में पूछा था तो पंडित ने, पुरोहित ने दो चीजें कही थी, क्या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये साधु बनेगा. और इसी डर से, क्योंकि उनके फादर चाहते थे कि वो एक बहुत अच्छा रूलर बने, इसी डर से उन्होंने कभी भी बुद्धा को, जो उनका महल था, जो उनका घर था, वहां से बाहर नहीं निकलने दिया. बट बुद्धा को अर्ली एज से ही मेडिटेशन बहुत ज्यादा पसंद था. नियर अबाउट 29 ईयर्स, जब तक बुद्धा 29 ईयर्स के हुए, जब तक उन्होंने कभी भी अपने महल से बाहर कदम रखकर नहीं देखा था, क्योंकि ऐसा उनके फादर ने होने नहीं दिया. 29 ईयर्स के होने के बाद वो मैरिड भी थे, उनकी शादी भी हो चुकी थी. जब उन्होंने घर से, महल से बाहर निकले, वो लोकल पीपल के बीच में आए, तो उन्होंने चार चीजें देखी. पहले वो एक बूढ़े इंसान से मिले और उन्होंने उनसे जाना कि एजिंग के, उम्र बढ़ने के, बुढ़ापे के कंसिक्वेंसेस क्या है. फिर उन्होंने एक सिक मैन को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, और उन्हें पता चला कि ये बीमारियां और हेल्थ, ये सारी चीजें कितनी प्रॉब्लमेटिक हैं और कितनी इन चीजों के अंदर पेन होता है, पीड़ा होती है. फिर उन्होंने एक डेड बॉडी को देखा और लास्ट में उन्होंने एक साधु को देखा जो सारी दुनिया से, सांसारिक जीवन को छोड़कर अपनी चीजें, अपनी जिंदगी को जी रहे थे. यहाँ से बुद्धा का माइंड चेंज हुआ और उन्होंने अपने घर को छोड़ने का फैसला किया. और उसके बाद वो अलग अलग जगह पर उन्होंने 7 ईयर्स के लिए माइग्रेट किया नॉलेज के सर्च में. और एट लास्ट उनको इनलाइटमेंट कहाँ मिली? एक पीपल के पेड़ के नीचे मिली, जो कहाँ पर मिली? बोध गया, जिसको हम आज के टाइम पर बोध गया नाम से जानते हैं. जो जगह कहाँ पर है? बिहार के अंदर. कौन सी एज के अंदर मिली? एट द एज ऑफ 35. उसके बाद उन्होंने अपनी इनलाइटमेंट को, अपने सरमन्स को जगह जगह पर देना स्टार्ट किया. उन्होंने पहला सरमन कहाँ दिया? सारनाथ में, जो कहाँ है? बनारस के अंदर. और उन्होंने अगले 40 सालों तक अपनी टीचिंग्स को लोगों तक ऑरली पहुंचाया.
ऑरली ही पहुंचाया, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था। जो चीजें बुद्धिज्म के बारे में लिखी है वो बाद में उन्हीं के फॉलोअर्स ने लिखी, उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में कुछ नहीं लिखा, वो अपनी टीचिंग्स को ऑरली ही एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करते रहे। और उनकी एक खासियत थी कि वो अपने डिसिपल्स में, जो उनके फॉलोअर्स हुआ करते थे, उनमें कोई भी फर्क नहीं करते, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, चाहे कास्ट बेस के ऊपर, कलर बेसिस के ऊपर, जेंडर बेसिस पे, किसी बेस पे वो किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। उनकी डेथ कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। कितने? एट द एज ऑफ 80 हुई, नियर अबाउट 487 BC। तो आपको पता होना चाहिए उन्होंने फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया, उनको एनलाइटमेंट बोध गया के अंदर मिली, उनका बर्थ लंबिनी में हुआ और उनकी डेथ कुशीनगर के अंदर हुई। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बुद्धिज्म मेनली किस चीज के बारे में बात करता है? बुद्धा किस चीज के बारे में बात करते हैं? वो एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर थे। वो मानते थे कि हमारी सॉल्यूशंस जो हैं, जनरल सोशल सॉल्यूशंस हैं, वो उनका सॉल्यूशन हम ही कर सकते हैं। वो काफी प्रैक्टिकल थे। वो ऐसा नहीं था कि कोई इंसान उनके पास आ रहा है और आके उनके सामने अपनी विश को रखता है, इच्छा को रखता है और वो उस विश को पूरा कर देते थे। नहीं, वो सामने वाले को समझाते थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सभी के साथ होता है। एक बहुत फेमस स्टोरी है कि एक लेडी उनके पास आई कि ऐसे ऐसे उनके जो बेटे थे, सन थे, उनकी डेथ हो चुकी है और वो चाहती थी कि बुद्धा उनको उनके बेटे को जिंदा कर दे। जब बुद्धा ने उनको कहा आप पूरे गांव में सभी घर में जाएं और अगर आपको एक भी घर ऐसा मिल जाएगा जहां पर कोई डेथ ना हुई हो, जहां पर कोई दुख ना हो, तो मैं आपकी इच्छा को पूरा कर दूंगा। फिर वो लेडी ने देखा कि ऐसा नहीं है और उन्होंने समझाया कि जो सोरो है, वो जो दुख है, वो आपको हर जगह मिलेगा। उस चीज को आपको कैसे डील करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में बुद्धा बोलते थे कि पूरा वर्ल्ड ही सोरो से भरा हुआ है और मेन रीजन क्या होता है दुख का? मेन रीजन होता है दुख का लोगों की डिजायर्स। आपकी जो इच्छाएं होती हैं वही आपके दुख का रीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें, अब यूपीएससी क्लियर नहीं होगा तो आप दुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी एक आईएएस आईपीएस बनने की इच्छा है, विश है कि आप आईएएस आईपीएस बनो। वो बोलते थे, बुद्धा क्या कहते थे? ही एडवोकेटेड निर्वाणा एज अ स्टेज टू फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर। निर्वाणा जो होता है, जो आप हमारे हिंदुइज्म में मोक्ष कहते हैं, वही एक लास्ट ऑप्शन है जब क्या होता है, आप सारी वर्ल्डली डिजायर से फ्री हो जाते हो। एंड साथ में उन्होंने 8 फोल्ड पाथ भी बताए जिनसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं और हम लाइफ में खुश रह सकते हैं, बेटर लाइफ जीकर, और लास्ट में हमें निर्वाणा की प्राप्ति हो सकती है। 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से थे? राइट कंसर्न, राइट अवेयरनेस, राइट एफर्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्शन, राइट स्पीच, राइट डिटर्मिनेशन एंड राइट ऑब्जर्वेशन। साथ में बुद्धा क्या बोलते थे कि आपको एक मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए और मिडिल पाथ ही बुद्धिज्म का कॉर्नरस्टोन था। डिफरेंस यहाँ पर ये है बुद्धिज्म में और जैनिज्म में। जैनिज्म में महावीर बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो कोई भी मिडिल पाथ की बात नहीं करते थे, वो बात करते थे कि प्रिंसिपल्स के साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। वही बुद्धिज्म में थोड़ी लिबरलिज्म थी, लिबरल था बुद्धिज्म, कि वहां पर एक मिडिल पाथ को फॉलो करने की बात की जाती थी। वहां ये नहीं बोला जाता था कि आपको हर चीज छोड़ देनी है। यहाँ पर बुद्धा कहते थे कि आप एक मिडिल पाथ रखो कि आप ज्यादा डिजायर्स में भी ना जा पाए और ऐसा भी नहीं हो कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी डिजायर ना करें और कुछ भी ना करें। आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड भी रहना है और साथ में अपना काम भी करना है। बुद्धिज्म के एक मेनली कोड ऑफ कंडक्ट क्या क्या थे? कि डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट कमिट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट, डू नॉट टेल अ लाई एंड डू नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल मिसकंडक्ट एंड अडल्ट्री। ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट थे जो बुद्धिज्म के अंदर मेंशन। अब हम कंपेयर करते हैं बुद्धिज्म को जैनिज्म के साथ। ये बुद्धिज्म यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया, बुद्धिज्म को कंपेयर करेंगे हम जैनिज्म के साथ। मेन डिफरेंस क्या थे? कि बुद्धिज्म ने कहीं भी सिन को डिफाइन नहीं किया, वही जैनिज्म जो था वो मानता था एनीथिंग एज सिन विच रिजल्ट इनटू हार्म्स ऑफ अदर। कि जैनिज्म के अंदर ऐसा माना जाता था अगर आप किसी को भी हार्म कर रहे हैं, किसी को हार्म करने में यहाँ पर ह्यूमंस की बात नहीं हो रही, अगर आप एनिमल को हार्म कर रहे हैं या फिर आप इवन प्लांट्स को भी हार्म कर रहे हैं तो वो एक सिन है, वो एक पाप है। वहीं बुद्धिज्म ने ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया। बुद्धिज्म ने रिकमेंड की 8 फोल्ड पाथ फॉलो करने के लिए, वही जैनिज्म ने एम्फेसिस किया कि आपको सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसीलिए, और रिस्पेक्ट किस लेवल की? कि जैनिज्म
इवन एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट नहीं करता था। क्यों? एग्रीकल्चर के अंदर भी आप प्लांट्स को और जो जमीन है और मतलब उन चीजों को भी लिविंग बींग्स में माना जाता है, इसलिए जैनिज्म एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट नहीं करता था। इसीलिए एग्रीकल्चर क्लास ने भी कभी जैनिज्म को अडॉप्ट नहीं किया। बुद्धिज्म के अंदर भी दो सेक्ट्स में डिवाइड हुआ बुद्धिज्म भी, महायाना एंड हीनयाना, जैसे कि जैनिज्म डिवाइड हुआ था श्वेतांबरा एंड दिगंबरा। अब बुद्धिज्म की टीचिंग्स को देखते हैं और बुद्धिज्म स्प्रेड कैसे हुआ उसको देखते हैं। बुद्धिज्म की टीचिंग्स में क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि बुद्धिज्म ने डिनाई किया किसको? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल, कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस चीज को बुद्धिज्म ने कंप्लीटली डिनाई किया। साथ में बुद्धिज्म ने डायरेक्ट अटैक किया वर्ना सिस्टम के ऊपर, जहां की जैनिज्म ने डायरेक्ट वर्ना सिस्टम के ऊपर अटैक नहीं किया था। जैनिज्म में माना जाता था कि इंसान जिस भी वर्ण में पैदा हो रहा है वो उसके पिछले जन्म के कर्मा से चीजें लिंक होती हैं, और वहां पर थ्योरी ऑफ कर्मा ऐड है जैनिज्म के अंदर। बट बुद्धिज्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। बुद्धिज्म ने डायरेक्ट वर्ना सिस्टम के ऊपर अटैक किया। नेक्स्ट क्या चीज थी कि नॉन वैदिक एरियाज के अंदर बुद्धिज्म ने ज्यादा अपील दिखाई ताकि बुद्धिज्म स्पीडीली स्प्रेड हो सके। कि जो नॉन वैदिक एरियाज थे वहां पर लोगों ब्राह्मणिज्म को बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे, तो उनके लिए ज्यादा इजी था किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करना। तो वहां बुद्धिज्म ने ज्यादा जल्दी स्प्रेड होने के बारे में सोचा और उसकी वजह से बुद्धिज्म स्प्रेड भी हुआ। जैसे जैनिज्म के अंदर प्राकृत लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, वैसे ही बुद्धिज्म के अंदर पाली लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, जो क्या करते थे, मोंक्स जिसको यूज करते थे और कॉमन पीपल के साथ उस लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करते थे। बुद्धिज्म के अंदर संघास बनाए गए, संघास के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। संघास के अंदर आपकी मेन भी थे और वुमेन भी थे, और उन संघास ने ही फिर क्या किया, आगे चलकर बुद्धिज्म को अलग अलग जगह पर स्प्रेड करने में हेल्प की। बुद्धिज्म के मेनली तीन ही प्रिंसिपल थे, एक बुद्धा खुद, एक धम्मा और एक संगा। संगा जिसके अंदर मॉन्क्स और नन्स थे, बुद्धा खुद, और धम्मा कि आप जो चीजें बुद्धिज्म के कंडक्ट्स हैं वो सभी आपके धम्मा के अंदर इंक्लूड है। एम्परर अशोका जो एक बहुत ग्रेट एम्परर रहे मौर्य डायनेस्टी के, उन्होंने बुद्धिज्म स्टार्ट होने के बाद आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्धा की डेथ के 200 साल बाद बुद्धिज्म को काफी अपनाया भी कलिंगा के वॉर के बाद, और बुद्धिज्म को वर्ल्ड वाइड इस्टेब्लिश भी किया। अशोका ने काफी मिशनरीज को सेंड किया वर्ल्ड वाइड, और उनकी वजह से सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म स्प्रेड होता चला गया। अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल की। बुद्धिस्ट के अंदर बुद्धिज्म की 4 काउंसिल हुई आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। जहां जैनिज्म की 1-2 काउंसिल हुई, वहां बुद्धिज्म से रिलेटेड बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुई। चारों इंपॉर्टेंट है, चारों को हम ध्यान से हमें याद रखना है। पहली काउंसिल हुई 483 बीसी के अंदर, जिसको किसने ऑर्गेनाइज करा? अजाता शत्रु, जो मगध डायनेस्टी के रूलर थे। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? महाकश्यपा ने किया था। कहाँ हुई थी ये काउंसिल? ये काउंसिल हुई थी सतापनी केव, जो कहाँ थी? राजगृह के अंदर, क्योंकि मगध डायनेस्टी की राजगृह क्या थी? कैपिटल थी। अब इसके अंदर क्या डिसीजन चेंज हुआ कि बुद्धास की जो टीचिंग्स थी उनको 3 पिटक्स के अंदर डिस्क्राइब किया गया। इतना ही आपको पता होना चाहिए। सेकेंड काउंसिल किसने प्रिसाइड की? सभा कम्युनी ने प्रिसाइड की। ऑर्गेनाइज किसने करवाई? किंग कालासोका ने ऑर्गेनाइज कराई 383 बीसी के अंदर। कहा? वैशाली के अंदर ऑर्गेनाइज कराई। उसके बाद आती है आपकी थर्ड काउंसिल, जिसको ऑर्गेनाइज करा द ग्रेट एम्परर अशोका ने। कब? 250 बीसी के अंदर। कहां पर? पाटलिपुत्र के अंदर। प्रिसाइड किसने किया? मोगलीपुता तिसा ने इसको प्रिसाइड किया। नेक्स्ट फोर्थ काउंसिल कहाँ हुई? कनिष्का ने ऑर्गेनाइज करवाई। और कब करवाई? 72 एडी के अंदर करवाई। कहाँ कराई? कुंडलवाना कश्मीर के अंदर कराई। प्रिसाइड किसने किया? वासुमित्रा ने किया। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट काउंसिल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बुद्धिज्म 2 सेक्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, महायाना और हीनयाना के अंदर। अब बात करते हैं स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म की। सबसे पहले महायाना, जिसका लिटरल मीनिंग है ग्रेट व्हीकल। महायाना बुद्धिज्म का पार्ट वो लोग बने जिन्होंने बुद्धा की आइडल वर्शिप को प्रमोट किया और बोला बुद्धा भगवान थे, गॉड थे, उनको गॉड की उपाधि दी और साथ में एज उनकी मूर्ति बनाकर उनकी वर्शिप की। जिसमें कि ऐसा कुछ बुद्धा ने कभी नहीं कहा था कि वो गॉड है। उन्होंने खुद ने, गौतम बुद्धा खुद आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, बट उनके फॉलोअर्स ने, जिन्होंने महायान बुद्धिज्म को अपनाया, उन्होंने उनकी आइडल वर्शिप की और आज तक वो चीजें पॉपुलर हैं।
अगर आप महायान बुद्धिज्म की देखोगे तो जापान, कोरिया, चाइना वाला जो रीजन है वहां पर महायान बुद्धिज्म ही फॉलो किया जाता है। अब बात करते हैं हीनयान की, लेसर व्हीकल, जिसका लिटरल मीनिंग है लेसर व्हीकल। हीनयान के अंदर वो लोग रहे, वो उसके फॉलोवर रहे जिन्होंने ओरिजिनल टीचिंग्स, जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स थी उनको फॉलो किया और आइडल वर्शिप का पार्ट नहीं बने। तिरवाड़ा जो फिलॉसफी है वो भी हीनयान का ही पार्ट है। अब हीनियन कहाँ स्प्रेड है? आपका जो नॉर्मली श्रीलंका वाला रीजन है और म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ये रीजन्स हैं, यहाँ पर आज भी हीनियन बुद्धिज्म और थेरावाड़ा फिलॉसफी के ऊपर ही बिलीव किया जाता है। फिर बहुत बाद में चलकर एक और स्कूल डेवलप हुआ, वज्रयाना, जिसको तांत्रिक फिलॉसफी या तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहा जाता है। इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स थे, ये नियर अबाउट 1900 सी के अराउंड एस्टेब्लिश हुआ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो इसके अंदर फॉलो थे। इसके अंदर सभी शामिल नहीं हो सकते, इसकी अपनी कंडीशंस हैं, अपनी चीजें। इट्स लाइक जैसे हमारे हिंदुज्म में ब्लैक मैजिक माना जाता है, जिसके लिए हम मानते हैं कि बंगाल की साइड सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है, जो थ्योरीज है, वैसे ही ये वज्रयाना था जो तांत्रिक विद्या बुद्धिज्म के अंदर उस चीज को इन्वॉल्व करता था। आज भी वर्ल्ड में काफी जगह पर ये इस चीज को फॉलो किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। सबसे पहले है विनय पिटका, जिसके अंदर क्या लिखा, 3 पिटक्स में डिवाइड किया गया था फर्स्ट काउंसिल के अंदर। अब तीनों पिटक क्या क्या हैं हम वो देखते हैं। विनय पिटका के अंदर क्या है कि मॉन्क्स और नन्स के लिए काफी सारे रूल्स हैं कि वो किसी से मनी कलेक्ट नहीं करेंगे, वो बाहर ही जिएंगे, वो सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बनाएंगे। इस टाइप से काफी रूल्स हैं जो विनय पिटका के अंदर मेंशन है। सूत पिटका के अंदर क्या है, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है। साथ में ही सूत पिटका को 5 निकाय के अंदर डिवाइड किया गया, दिगा निकाय, अंगुत्तरा निकाय, खुदका निकाय, संयुक्ता निकाय एंड मजीमा निकाय। आपको बस आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको कभी ऑप्शन में दिखे तो आपको पता होगा कि ये वर्ड्स तो बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है आपका अभिधम्मा पिटका। इसके अंदर क्या है, फिलोसफिकल एनालिसिस मेंशन है, किसका, बुद्धा और मॉन्क्स की टीचिंग्स का, अभिधम्मा पिटका के अंदर। और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कौन कौन से हैं बुद्धिज्म के, मिलिंदपना, महावंशा, दीपावंशा, दिव्य वंदना, ये कुछ और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड बात करते हैं। अब इतना अच्छा रिलीजन, इतने इंपॉर्टेंट रूलर्स ने इसको प्रमोट भी किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि बुद्धिज्म का डिक्लाइन हो गया? देखो, अगर हम जैनिज्म की बात करें, जैनिज्म कभी भी वर्ल्ड वाइड इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, बट इंडिया के अंदर जैनिज्म का एग्जिस्टेंस आज भी है। आज भी आपको ट्रेडर और कॉमर्स क्लास के अंदर जैनिज्म मिल जाएगा, जो लोग जैनिज्म को फॉलो करते हैं। और मेनली उस टाइम पर भी ट्रेड एंड कॉमर्स क्लास, वैश्य क्लास ने ही जैनिज्म को अडॉप्ट किया था। और आज भी अगर आप किसी भी जैन फैमिली से मिलेंगे, देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि यस, वो आपको बिजनेस करते हुए ही मिलेंगे। तो जैनिज्म आज भी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। वहीं अगर हम बुद्धिज्म की बात करें, बुद्धिज्म आज के टाइम पर आपको इंडिया में तो नेग्लिजिबल ही देखने को मिलेगा, ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता, बट रूलर्स ने जो उस टाइम पर उसको स्प्रेड किया उसकी वजह से बुद्धिज्म वर्ल्ड वाइड एक रिलीजन इस्टेब्लिश हुआ। और आज भी वर्ल्ड में बुद्धिज्म की रिस्पेक्ट भी की जाती है, रिस्पेक्ट इंडिया के अंदर भी की जाती है और वर्ल्ड में भी की जाती है। और साथ में आज भी वर्ल्ड में काफी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आपको बुद्धिज्म फॉलो करने वाले बहुत पॉपुलेशन मिल जाएगी, चाहे इसमें आपका श्रीलंका है, चाहे आपका थाईलैंड, म्यांमार वाला रीजन है, या फिर सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की जितनी कंट्रीज है वहां पर आज भी बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। फिर भी ये डिक्लाइन क्यों हुआ इंडिया से? नियर अबाउट 12th सेंचुरी के आते आते इंडिया से बुद्धिज्म कंप्लीटली डिक्लाइन हो गया। उसका पहला रीजन तो ये था कि ब्राह्मण्स ने काफी रिफॉर्म्स कर लिए थे अपने रिलीजन के अंदर। उस टाइम तक हिंदुज्म एस्टेब्लिश हो चुका था, ब्राह्मण्स ने कुछ रिफॉर्म्स कर लिए थे और जो जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी ब्राह्मणिज्म के अंदर वो उन्होंने हटा दी थी। तो अब लोगों को ब्राह्मणिज्म से भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रही थी। दूसरा, बुद्धिज्म के अंदर भी एक चीज हुई कि उन्होंने पाली को अबंडन कर दिया, जो एक कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी, जिनसे उनके थॉट्स बहुत इजीली समझ आ रहे थे, और अब वो भी संस्कृत को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर चुके थे। उसके अलावा एक राजा थे पुष्यमित्र शुंगा, जो मौर्यन डायनेस्टी के एंड होने के बाद जिन्होंने शुंगा डायनेस्टी की स्टार्टिंग की थी, पुष्यमित्र शुंगा, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर क्या किया, परसिक्यूशन किया, किसका, बुद्धिस्ट का।
बहुत बड़े लेवल पे किया, जिसकी वजह से भी उस एरिया के अंदर बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ। उसके अलावा माना जाता है गांधास के जो शशांका थे उन्होंने भी बोधि ट्री का क्या कर दिया था, फॉल डाउन, उनको गिरवा दिया था, जिसकी वजह से भी काफी इम्पैक्ट आया। उसके अलावा हुसैन त्सांग जो एक ट्रेवलर थे, ह्यूआनसंग ने भी लिखा है कि नियरली 1600 स्तूपास जो थे वो डिमोलिश हो गए और थाउजेंड ऑफ बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे उनको परसिक्यूट कर दिया गया। इसके अलावा कुछ रीजंस की अगर हम बात करें तो क्या था कि टाइम के साथ जो मॉन्क्स और नन्स थे वो अपने रूल्स को भूल चुके थे। अब मेन और वुमेन जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे वो उनके अंदर सेक्सुअल रिलेशंस बनना स्टार्ट हो गए थे, उन्होंने एक लग्जरी लाइफ को अपना लिया था। अब वो बहुत अच्छी तरह से बड़ी बड़ी जगहों से पैसे कलेक्ट करते थे और लग्जरी लाइफ के अंदर जा चुके थे, जिसकी वजह से भी बुद्धिज्म की सिग्निफिकेंस इंडिया के अंदर कम होती चली गई। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें, बुद्धिज्म भले इंडिया के अंदर एंड हो गया लेकिन काफी ऐसे सोशल चेंजेस थे जिनके अंदर आज भी हमें बुद्धिज्म का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। चाहे बुद्धिज्म की अहिंसा वाली फिलॉसफी हो जिसको हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पर भी यूज किया गया, महात्मा गांधी ने प्रमोट किया अहिंसा को, नॉन वायलेंस को। साथ में बुद्धिज्म ने कास्ट सिस्टम को डिनाई किया जो आज तक भी हम करते आ रहे हैं। साथ में बुद्धिज्म ने वुमेन इक्वेलिटी के ऊपर बात की थी और आज भी हम उसी चीज से स्ट्रगल करते हैं और आज हमें कहीं ना कहीं वो चीज हमारी सोसाइटी के अंदर देखने को भी मिलती है। उसके अलावा बुद्धिज्म ने एग्रीकल्चर को काफी प्रमोट किया जिससे एग्रीकल्चर काफी ज्यादा इंक्रीज भी हुआ। उसके अलावा जो बुद्धिज्म थे वो कैटल को काफी इंपॉर्टेंट मानते थे और जिस टाइम पर बुद्धिज्म एमर्ज हुआ उस टाइम पर कैटल पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा इंक्रीज भी हुई। और साथ में बुद्धिज्म का एक टेक्स्ट है सुतानी पता, उसके अंदर कैटल को क्या बोला गया, कैटल को कैसे कंसिडर किया है, कैटल को एज अ फूड, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें कैटल के लिए मेंशन की गई हैं। फूड के लिए वर्ड है अन्नडा, ब्यूटी के लिए है वन्नडा, स्ट्रेंथ के लिए बलाडा एंड हैप्पीनेस के लिए है सुखदा। ये सारे वर्ड्स और ये सारी चीजें उन्होंने कैटल के लिए मेंशन की। उसके अलावा बुद्धिज्म ने रैशनलिज्म को प्रमोट किया और साथ में एक नई लैंग्वेज को की डेवलपमेंट भी की जो थी अपभ्रंशा लैंग्वेज। उसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जो फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू था जो बुद्धा का बना था वो अर्थ के ऊपर पहला, बुद्धा का जो स्टैचू था वो अर्थ के ऊपर पहला ऐसा आइडियल था, स्टैचू था, फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू था जिसकी वर्शिप की जाना स्टार्ट की गई। उससे पहले हम सिर्फ गॉड की वर्शिप करते थे बट जो बुद्धा थे वो एक ह्यूमन थे और उनके स्टैचू बनाए गए और उनकी वर्शिप स्टार्ट की गई। ऐसा अर्थ पे पहली बार देखा गया था उस टाइम पीरियड के अंदर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।